Hello everyone, I am Barkha Vats and I welcome you all to Law in Layers. We are starting with our new video जिसमें हम Environment Impact Assessment and Management of Hazardous Waste पढ़ने वाले हैं इंडिया में. Without wasting time, let's start it. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के मतलब को समझ लेते हैं. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले प्रोजेक्ट से, उसे असेस करना, उसे जानना, उसे इवैल्यूएट करना. तो ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं कि क्या पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं. जो भी हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए कोई नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जिससे एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसको जानने के लिए हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं. ये जो होता है ये बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला है उसको जानने के लिए होता है. अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी प्रोजेक्ट से, आपके किसी प्लान से एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है तो उस चीज़ को पहले ही रोक दिया जाए, उस चीज़ के लिए ये काम आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है. तो किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले जो गवर्नमेंट होती है वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करती है और पहचानती है, जानती है कि क्या इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है, और अगर पड़ने वाला है तो कितना पड़ने वाला है. और इस पूरे चीज़ को, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को संभालने वाली चीज़ अथॉरिटी या एक्ट कौन सा है? वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है. जो ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. अगर आपको याद हो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आप प्रिवेंट कर लो, आप पहले ही पता लगा लो कि ये एनवायरनमेंट के ऊपर कितना बुरा असर डालने वाला है और आप उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि बाद में जब एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा तब काम करके क्या फ़ायदा है. तो आप उसे पहले ही रोक दो. ये बोलता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत स्टेजेस में आया है. आगे की चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पहले से ही था? नहीं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पहले नहीं था. एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेजेस में आया है. एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टार्टिंग 1976 में देखी गई थी. 1976 से 1977 में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था. कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था? बाय द लेजिस्लेटिव किया गया था. क्यों किया गया था? कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर लाया गया था, प्रोजेक्ट बेसिस पे लाया गया था कि कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा. उसके बाद 1986 में आपका हम सबका बहुत इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. उसके वो लाया गया और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को उसके अंदर स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया और बोला गया कि अब किस प्रोजेक्ट के ऊपर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, किन पे नहीं होगा, होने के टाइम पे क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखेगा. एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखेगा. उसके बाद 1994 में फर्स्ट नोटिफिकेशन आई थी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की. ये फर्स्ट नोटिफिकेशन थी जिसके अंदर 29 एक्टिविटीज़ को, कुछ 29 एक्टिविटीज़ बताई गई थी और बोला गया था इनके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या रहेगा? इनके लिए मैंडेटरी रहेगा, इनको करना ही करना होगा. उसके बाद 2006 के अंदर नोटिफिकेशन आई. 2006 की जो नोटिफिकेशन थी उसको न्यू नोटिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि वो अभी तक की जो सबसे लेटेस्ट वाली मानी जाएगी वो नोटिफिकेशन है. इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर बोला गया था कि प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन कर दो. कैटेगराइजेशन कैसे करोगे? प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांट दो. एक प्रोजेक्ट रहेगा जिसपे हाई इम्पैक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट जो रहेगा वो होगा वो प्रोजेक्ट जो कि क्लियर कर दिए जाएंगे बाय द स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. मतलब ये हाई इम्पैक्ट रहेंगे, ये लो स्केल और स्मॉल इम्पैक्ट वाले रहेंगे. ऐसे करके 2 आप कैटेगराइजेशन कर दी जाएगा प्रोजेक्ट का. क्लियर? नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का. तो क्या बोलता है ये? कहता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, हम लोगों को समझ आ चुका है.
हम ये पूरा इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जहाँ पे हम एक मेथड है जिसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं कि जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा इफेक्ट डालने वाला है, ये चीज़ करते हैं। इट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन एडवांस बिफोर ग्रांटिंग अप्रूवल टू द प्रोजेक्ट गवर्न अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो, बिफोर ग्रांटिंग अप्रूवल टू द प्रोजेक्ट, इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल कर रहे हैं हम लोग? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। स्पेसिफिक रूल नोटिफाइड बाय द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1994 रिप्लेस्ड बाय द 2006। अभी समझा के आई हूँ इससे पहले वाली स्लाइड में। जो आपका एनवायरनमेंट इशूड अंडर दी, जो आपके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में नोटिफिकेशन 2006 में है, वो आपको सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर कैटेगराइजेशन कर दी गई थी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ऐसे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही क्लियरेंस ले पाएंगे अपनी ऐसे प्रोजेक्ट, और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के थ्रू अपनी क्लियरेंस ले लेंगे। इसका मतलब ये तो बहुत ही हाई इम्पैक्ट वाले होंगे, तभी तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ रही है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं स्टेजेस की। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट प्रोसेस को कैसे किया जाता है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट प्रोसेस को करने के लिए कुछ स्टेजेस होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें से पहली स्टेज को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या इस प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की नीड है, क्या ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए कि हमें पहले फाइंड आउट करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को लाने से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके स्मॉल या लो स्केल आपके जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको एग्जाम्प्ट किया गया है। उनको ज़रूरी नहीं होता कि वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को करें, लेकिन जो भी लार्ज या हाई रिस्क होते हैं, जिनमें हाई रिस्क होता है, उनको मैंडेटरी है कि उनको करना ही करना है, उनके ऊपर मैंडेटरी करा हुआ है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना। नेक्स्ट आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग होता है डिटरमाइन व्हाट टू स्टडी, आप क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं आपके एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि इस प्रोजेक्ट से हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले इश्यूज को पढ़ेंगे, जो भी एनवायरमेंट के इश्यूज हैं आप उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इश्यूज को फाइंड आउट करेंगे। जब आपको इश्यूज मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कंसल्ट करेंगे। किससे? एक्सपर्ट से। जो भी एक्सपर्ट होगा उससे आप कंसल्ट करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड कहता है आपका पब्लिक कंसल्टेशन इन्वॉल्विंग लोकल पीपल ऑल्सो। यही वाला जो चीज़ मैंने आपको बताई है, यही चीज़ कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रोजेक्ट से पब्लिक जो अफेक्ट हो रही है उनसे भी तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जो भी अफेक्टेड पीपल होंगे या जो फ्यूचर में अफेक्ट होने वाले होंगे, आप उनकी ओपिनियन लेंगे, आप उनसे कंसल्ट करेंगे, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरीके से होता है। जब आप पब्लिक से पूछते हैं, आप लोकल पीपल से पूछते हैं, तब आपकी पब्लिक हियरिंग जाएगी, जो कि कौन करेगा? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है लोकल लेवल पे। ठीक है, इसके अंदर सारे रिटन रिस्पॉन्सेज ले लिए जाएंगे, जो भी लोग बोल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनके थ्रू भी रिस्पॉन्सेज लिया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लोकल लेवल पे जाके पब्लिक से भी बात करेगा कि इस प्रोजेक्ट को लाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है और ये अफेक्ट पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को लाने से ये इशू आएगा, क्या आपको इससे दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद होता है आपका एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट एनालिसिस एंड मिटिगेशन मेजर्स। क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप एनालाइज करिए, जो भी आपका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको आप प्लीज़ एनालाइज करो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। दोनों ही जो भी इम्पैक्ट हैं, दोनों इम्पैक्ट को आपको एनालाइज करना है, आपको सोचना है, समझना है उनको। उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या आप ऐसे मेजर्स ले सकते हो। ठीक है, ऐसे मेजर्स जिनसे आप नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करेंगे एयर, वाटर, सॉइल का, जो भी आपके प्रोजेक्ट में ख़राब हो रहा है एनवायरनमेंट का, आप उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। आप उसमें एक प्रॉपर बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट करेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को। एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होता है
ये आपको फॉर्मुलेट करना होगा कि मैं कैसे एनवायरनमेंट को बचा लूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रोजेक्ट है उससे वाटर पॉल्यूट होने वाला है, तो मैं क्या स्टेप लूँगा कि वाटर उतना पॉल्यूट ना हो, या मैं वाटर के पॉल्यूशन को कम कर पाऊँ। मेरी फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूटेड वाटर जा रहा है वो आने सामने वाली लेक में, रिवर में डिस्चार्ज ना किया जाए, उसको कैसे मैं क्लीन करके दोबारा यूज़ कर लूँ। ऐसे जो भी आप मेजर्स ले रहे हैं आपको वो यहाँ पे लिखने होते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में, कि आप कैसे मैनेज करने वाले हैं। जब आपका ये सब हो जाएगा, आप सबमिशन करेंगे EIA रिपोर्ट की, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की सबमिशन हो जाती है रिपोर्ट की। उसके बाद अप्रेजल होता है बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, और उसके बाद ग्रांट और रिजेक्शन होता है एनवायरमेंट का। अगर उनको लगता है कि हाँ आपने जो बातें बताई, ठीक है, वो सारी बातें आपके सारे जो भी आप लेना जा रहे हैं स्टेप्स, वो सब अच्छे स्टेप्स हैं। आपका ये सारी चीज़ों से अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही हाई स्केल वाली रिस्क वाला प्रोजेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर नॉर्मल सा है तो आपका जो स्टेट बोर्ड है, वो दोनों डिसाइड करेंगे कि आपको क्लियरेंस देनी है या नहीं देनी है। जो मेन अथॉरिटीज़ काम करती हैं इसमें, एक होती है आपकी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा आपकी कस्टम अथॉरिटीज़ भी काम करती हैं जब आप ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करते हैं। तो जब आप एक बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर पे क्रॉस करते हैं तो जो भी आपकी कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये 3 अथॉरिटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, अगर आपको याद हो नोटिफिकेशन के बारे में हमने 2 नोटिफिकेशन पढ़ी है, 1994 और 2006 को। जो 1994 की नोटिफिकेशन थी उसको मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन बोला था, और 2006 की नोटिफिकेशन को न्यू नोटिफिकेशन बोला था। अगर मैं 2006 की नोटिफिकेशन को न्यू नोटिफिकेशन बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 2020 की नोटिफिकेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। ये अभी एक ड्राफ्ट के फॉर्म में रखी गई है। क्यों रखी गई है? फॉर द पब्लिक फीडबैक, एंड एज ऑफ मिड ऑफ 2025 अभी तक इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है, ये अंडर द रिव्यू है। और अगर आने वाले टाइम में इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है तो हम न्यू नोटिफिकेशन बोलेंगे 2020, लेकिन जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो रही हमारी न्यू नोटिफिकेशन काउंट की जाएगी 2006। इसको ड्राफ्ट किसने किया था? इसको ड्राफ्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ये कब ड्राफ्ट की गई थी? ये की गई थी मार्च 2020 में। इसको पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन कर दिया था कि लो आप देखिए क्या आपको ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो हम इसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 को रिपील कर देना, रिप्लेस कर देना, और उसकी जगह एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ले आना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, उन चेंजेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। जैसे पहला चेंज था पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते रहना, आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस आप बाद में ले लेना, कुछ टाइम पीरियड में दे देंगे आपको, उसमें आप अपना करा लेना। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम एनवायरमेंट के अंदर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बाद में जाके उस चीज़ को संवारेंगे, इससे बेटर है आप उसको प्रिवेंट कर लीजिए अभी। तो हम पहले तो फैक्ट्री स्टार्ट कर देते हैं और बाद में देखते हैं कि अरे ये तो एनवायरनमेंट पे गलत असर डाल रही है। तो ये तो आपका सीधा सीधा एनवायरमेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लीडिंग जजमेंट में इसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो बड़ा ही गलत चीज़ है, ये तो आपका इलीगल है, ये बोल दिया गया था। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंसल्टेशन पीरियड रिड्यूस्ड। पहले जब पब्लिक कंसल्टेशन, अगर आपको याद हो 2006 की नोटिफिकेशन के बाद बोला गया था कि अगर पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो पब्लिक से भी कंसल्ट करेगा। तो उस पब्लिक कंसल्टेशन पीरियड को 30 दिन से रिड्यूस करके 20 डेज कर दिया। मतलब 2006 में तो 30 दिन की बात हो रही थी और अब 2020 में बोल दिया गया 20 दिन तक है। 20 दिन के अंदर अंदर जितना भी पब्लिक से कंसल्ट करना है कर लो। नेक्स्ट बोला गया एग्जेम्पशन फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि अरे इनको क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सारे के सारे इनलैंड वाटरवेज,
जो भी इनलैंड वाटरवेज के प्रोजेक्ट थे उनको कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है, वो जाके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे। आपके कुछ बिल्डिंग्स, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही सर्टेन लिमिट तक है, आपको एक लिमिट असाइन कर दी गई है, इतने लिमिट तक अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके हाईवे के प्रोजेक्ट, वो हाईवे के प्रोजेक्ट जो कि बॉर्डर एरियाज पे बन रहे हैं, इन तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट प्रोसेस को करने की। ऐसा बोला गया था 2020 के ड्राफ्ट में। रीकैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट कर दी, जैसे 2006 में कैटेगराइज की गई थी प्रोजेक्ट को कि एक कुछ प्रोजेक्ट जो होंगे वो हाई इम्पैक्ट होंगे, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू ही क्लियर किए जाएंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्लियर करेगी। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिनको स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी क्लियर कर देगी, मतलब कुछ हाई रिस्क होंगे, कुछ लो रिस्क होंगे। हाई रिस्क वाले मिनिस्ट्री करेगी और लो रिस्क वाले स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी कर देगी। ये दो कैटेगराइजेशन की गई थी 2006 में, हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे बोला गया कि इनको रिकैटेगराइज किया जाए, ठीक है, इनको वापस से कैटेगराइज किया जाए, और जो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कम पॉपुलेशन इन्वॉल्व है उनको तो एग्जेम्प्ट ही कर दो, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना ही स्टेट के पास जाने की ना ही सेंट्रल के पास जाने की, वो अपना काम शुरू कर दे। नेक्स्ट बोला गया वैलिडिटी पीरियड, जो आपकी ईसी पीरियड है उसको आपका वैलिडिटी बढ़ा दिया गया। जैसे जो माइनिंग थी, जो माइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स थे उनका वैलिडिटी पीरियड 30 साल से 50 साल कर दिया। जो आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थे उनका पीरियड 10 साल से बढ़ा के 15 साल कर दिया। इसके अलावा रेगुलर कंप्लायंस रिपोर्ट, आपको रेगुलरली अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, जो पहले बोली गई थी कि आपको हाफ ईयरली करनी है, ठीक है। अब उसको क्या बोला गया, ये 2006 में था कि हाफ ईयरली, साल में 2 बार आपको सबमिट करनी होगी, उसे बोल दिया गया 2020 में कि आप ईयरली, एनुअली कर दीजिए, साल में एक ही बार सबमिट कर दीजिए। रिलैक्स रहिए, परेशान नहीं होना है आपको, आप एक काम करो, आप एनुअली कर दीजिए उसको, ठीक है। ये बोला गया था आपका इसमें 2020 के अंदर। ऑनलाइन सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंसी क्लेम्ड, ऑनलाइन सिस्टम, आजकल हम इतने ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं कि साफ साफ बोला गया ऑनलाइन चलना है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये बहुत अच्छा चेंज था। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल राइट है, लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन कर दिया आपने, आप इंडस्ट्रीज को फेवर कर रहे हैं, आप एनवायरमेंट के ऊपर इंडस्ट्रीज को रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जा रहा था, इसलिए ही ये अभी तक अंडर रिव्यू है और ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट समझ आ गया होगा कि उसका मतलब क्या होता है, उसकी नोटिफिकेशन के बारे में, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की क्लियरेंस के लिए। अब इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ लेते हैं। इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसको कंसिडर कर लूँगी। केस स्टार्ट करते हैं। केस का नाम है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस रोहित प्रजापति 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लीडिंग जजमेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो 2020 का जो नोटिफिकेशन था उसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसमें बात की गई थी एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के बारे में, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो एक्स पोस्ट फैक्टो आप क्लियरेंस की बात कर रहे थे एनवायरनमेंट के लिए, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को तो वॉयलेट कर ही रहा है, वो आपके एनवायरनमेंट के राइट्स को भी वॉयलेट कर रहा है, तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। हुआ क्या था इस केस के अंदर, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना विदाउट द प्रायर अपना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, और ऐसा करते 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 ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अलकेश्वर गुजरात के अंदर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, और जब गुजरात का कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पॉल्यूशन देखा गया तो वो बहुत ही हाई था, उसके जो इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड था। तो देखा गया कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो क्लियरेंस लिए बिना ही काम कर रही हैं और वो एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर डाल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनीज़ को बंद तो नहीं करा, इनको बिल्कुल शट डाउन तो नहीं कर सकती थी, उन्होंने फ़ाइन लगा दिया। फ़ाइन कितना लगाया, 10 करोड़ का, और बोला गया कि जो ये 10 करोड़ का फ़ाइन है
ये फंड माना जाएगा और ये फंड कहाँ यूज़ किया जाएगा? फॉर द रिस्टोरेशन एनवायरनमेंट के लिए। जितना भी एनवायरनमेंट ख़राब किया गया है उसको रिस्टोर करने के लिए जो कंपनीज विदाउट द प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस काम कर रही हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए देने होंगे और वो 10 करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे? वो 10 करोड़ रुपए आपके एनवायरनमेंट के रिस्टोरेशन में जाएंगे। क्लियर? ये केस था। अब यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है कंट्रोल ऑफ हैजार्डस वेस्ट इन इंडिया। क्या होता है हैजार्डस का मतलब? क्या होता है हैजार्डस का मतलब? होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, वो हमारे लिए हैजार्डस है। तो कहते हैं कि वेस्ट दैट इज डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स केमिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, एक्सप्लोसिव और कोरोसिव नेचर, उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम हैजार्डस बोल देंगे। गवर्न बाय द हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंड्री रूल्स 2016। इंडिया के अंदर हम इनको गवर्न करते हैं 2016 रूल्स के अंदर। और ये जो रूल्स हैं ये कहाँ है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ये प्रोवाइड करता है एक क्लियर डेफिनेशन हैजार्डस वेस्ट की, स्पेशली फ्रॉम सेक्टर्स लाइक पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स एंड पेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलता है। ये रिक्वायर करता है बिजनेस टू ऑब्टेन अथोराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बिफोर हैंडलिंग एनी हैजार्डस वेस्ट, ensure complete life cycle management of hazardous waste from generation to final disposal, including storage, transportation, treatment and safe disposal. ये रेस्ट्रिक्ट करता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट विदाउट द प्रायर ऑफिशियल परमिशन। अगर आपको याद हो तो हमने एक कन्वेंशन पढ़ी थी, बेज़ल कन्वेंशन, जिसको हम बाज़ल भी बोलते हैं, बाज़ल कन्वेंशन। इसमें हमने यही पढ़ा था कि जब कभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं हैजार्डस वेस्ट को, जहाँ पे ट्रांस बाउंड्री का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, वहाँ पे आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन का रिजल्ट भी आना चाहिए। ये नहीं कि तुमने बता दिया और सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो हाँ है, नहीं, सामने वाला हाँ करेगा तभी आप इधर से उधर किसी भी वेस्ट को कर सकते हैं। इंक्लूड स्पेसिफिक रूल्स फॉर मैनेजिंग ई वेस्ट, यूज्ड ऑयल, एसिड बैटरीज, लेड एंड एसिड बैटरीज एंड अदर हार्मफुल मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें कहाँ गिवन है? हैजार्डस वेस्ट हर कंट्री में होता ही होता है। इंडिया में हम अपने हैजार्डस वेस्ट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। ये दोनों बोर्ड्स क्या फॉलो कर रही है? ये 2016 के रूल्स को फॉलो कर रही हैं। 2016 के रूल्स को फॉलो कर रही है। ये रूल कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर। एनवायरनमेंट एक्ट कौन सा? आपका 1986, इसके अंदर लिखा हुआ है। इसको फॉलो करके हम कर रहे हैं। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं 2016 जो गवर्न कर रहे हैं, उससे पहले 2008 के रूल्स थे जिनको 2016 ने रिपील कर दिया और रिपील करके रिप्लेस करके 2016 रूल्स आ गए हैं। इसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है टाइम टू टाइम। 2019 में अमेंडमेंट हुई थी, 2021 में अमेंडमेंट हुई थी, 2022 में भी अमेंडमेंट हुई है। तो टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होती रहती हैं। 2016 रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं वो बात की गई है ट्रैकिंग एंड ऑथराइजेशन की, वेस्ट मैनिफेस्ट सिस्टम की, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट की, कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़ की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर की। ये सारी बातें की गई हैं 2016 रूल में। देखो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजार्डस वेस्ट आपके जितने भी हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तो डिस्पोज करना होगा, क्योंकि हम सबके लिए मेडिकल नीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल नीड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल सिरिंज हो गई, मेडिसिन के कुछ चीज़ें हो गई जिनको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप एनवायरनमेंट में करेंगे तो एनवायरनमेंट में भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग को भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी सारी चीज़ों पे आती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग या एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, लेकिन हमें उसे डिस्पोज करना है क्योंकि वो नीड भी है। तो उसको ऐसे डिस्पोज किया जाए कि ये दोनों ही एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट ना हो, उनका अफेक्ट का जो होने का लेवल है वो आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस ना हो। ऐसी चीज़ें करनी होगी और ऐसी चीज़ें करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इनिशिएटिव लाती रहती है। और
हर इनिशिएटिव में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन हैजार्डस वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स आर देयर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ई वेस्ट एंड बैटरीज आर देयर, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम. टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है कि कैसे आपको वेस्ट मैनेज करना है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ TSDFS, ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़ आर देयर. ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए की जाती है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट रहेगा तो ही हम रहेंगे. तो सारे वेस्ट, जो भी वेस्ट जा रहा है उसको कैसे डिस्पोज करना है उसको, जिससे कि ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट दोनों ही सेफ रहें. हैजार्डस वेस्ट में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.